नमस्कार, मैं रजनी शर्मा रायपुर छत्तीसगढ़ से अपनी कहानी जिसका शीर्षक है छूना किसी तितली को। जी हाँ, इसके साथ प्रस्तुत हूँ अपनी कहानी छूना किसी तितली को। किसी पहाड़ के ठीक पीछे सिर उचकाते किसी घर को देखा है? हाँ, घर भी ठीक पहाड़ के पीछे उगते हैं। कांकेर था ही पत्थरों का शहर। बड़ी बड़ी चट्टाने, जाने विधाता ने कौन सा रूप धरकर इतने बड़े बड़े कंचों से खेल खेला होगा। उंगलियों से लुढ़का लुढ़का कर जाने वामन अवतार का रूप धरकर पूरे कांकेर के भूभाग को ही नाप लिया होगा। कितने रूप, कितने भाव इन बड़ी बड़ी चट्टानों पर प्रकृति ने उकेरे हैं। कोई पहाड़ लगभग लुढ़कने की मुद्रा में है तो कोई मुंह फुलाए टस से मस नहीं हो रहा है। कई छोटी चट्टाने किसी दरख्त की टोकनी लेकर गपिया रहे हैं तो कोई उखड़ू बैठकर सुरती मल रहा है। कोई सूखे पत्तों को हड़का रहा है तो कोई अपनी छाती पर नई नई कोपलों को पनाह दे रहा है। पखनू, हाँ पखनू नाम ही था उसका। कांकेर की चट्टानों जैसी मजबूत कद काठी, बुलंद हौसले और चट्टान जितना ही उदार मना। बचपन से ही पहाड़ों पर पलक झपकते ही चढ़ जाया करता था। पहाड़ों की चोटियां उसके लिए समतल भूमि ही हुआ करती थी, जिस पर वह वामन अवतार धर चंद कदमों में ही नाप लिया करता था। पहाड़ों के पास ही उसका घर था। उसका ठौर तो यही चट्टानें हुआ करती थी। इन पर बैठकर वह अपनी स्थानीय बांसुरी को होठों से लगाकर देशज राग छेड़ देता था। तितलियों को देखना, उसका पीछा करना उसे बहुत भाता था। दुर्लभ से दुर्लभ तितलियों को उसे अच्छी पहचान थी, अच्छी जानकारी थी। कांकेर में अभी संचार के साधनों का मकड़ जाल नहीं फैला था। पखनू इन्हीं तितलियों का पीछा करते करते घने पहाड़ों के बीच पहुंच जाया करता था। ये तितलियां दुर्लभ वनस्पतियों का पता देती थीं, यह उसे मालूम था। वह बैठी हुई तितलियों को न जाने क्यों बैठने ही नहीं देता था। हौले से छू कर उड़ाना ही उसे उसका सबसे पसंदीदा शगल हुआ करता था। तितलियों को महफूज रखना ही शायद उसका ध्येय रहता होगा। अचानक पीछे से खिलखिलाने की आवाज आई। कंकरा नाम था उसका। अचानक आ धमकी थी। कंकरा से उसकी मंगनी पक्की हो चुकी थी। पहाड़ी बस्तरिया सौंदर्य की धनी कंकिरा ने पूछा, केप के जाऊस, कब चाहोगे? पखनू को आदेश मिल चुका था, सरहद से बुलावा आ चुका था। आज कंकरा का चेहरा बहुत क्लांत दिखा। उसके पास शब्द भंडार का खजाना कम था, पर भाव भंडार की अकूत संपत्ति थी, जिसे वह सिर्फ और सिर्फ पखनू पर ही लुटाती थी। जाने कितने भावों की आवाजाही बिना पुलों के उन दोनों के बीच होने लगी थी। संवादहीन संप्रेषण उन दोनों के बीच हो चुका था। कंकरा ने चट्टान पर बैठे पखनू से कहा, केप के आउस, कब वापस आओगे? पता नहीं। फौज में जब उसे छुट्टी मिलेगी तभी तो वह वापस आ पाएगा ना। इसी बीच तितलियों का झुंड चट्टान पर आ बैठा, मानो वे भी चाहते हैं कि पखनू उनके पंखों को छू ले और उनके पंखों के सारे रंग पखनू की उंगलियों पर छप जाएं। पखनू ने उनको छूने के लिए हाथ बढ़ाया और छू कर हौले से उड़ा दिया। उताए मेरे रे तितली, वहां मिलेगी तितली? हाँ, क्यों नहीं। मैं जहां भी रहूंगा वहां तितलियां आएंगी ही। जाने वह खुद ही हाड़ मांस का दुर्लभ पुतला हो। यह कहकर पखनू हंस पड़ा। इस हंसी में विछोह की नमी का चमकीला वर्क चढ़ा था। बस की खिड़की से उसने देखा तो ऐसा लग रहा था कि सारे पहाड़ चट्टान उसके साथ चलते जा रहे हैं। उसे अपनी नई पोस्टिंग लद्दाख बॉर्डर पर जाना था। सामान रखकर वह निहारने लगा लद्दाख की वादियों को। खुशी से पखनू चीख उठा। वाह, पहाड़ ही पहाड़, चट्टान ही चट्टान। उसे अचानक अपने शहर कांकेर की याद आ गई। रंगत बस का फर्क था। यहाँ की चट्टानें फक, साफ, बिल्कुल गोरस की तरह। दूर दूर तक फैली पहाड़ियों की चोटियां। वहां कांकेर की चट्टानें सांवली ललछमी हुआ करती थी।
यहाँ दूध सी सफेद, उस पर मलाई जमी हो ऐसी बर्फीली परत। आज का दिन बेहद जमा देने वाला था। न जाने रात कैसी हो। चमकीली धूप ने जब गोटे वाली चूनर ओढ़ी, पखनू यादों की संदूक खोलकर बैठ गया। यादों के सिक्कों से ही अब खर्च चलाना होगा ना, वह भी किफायत से। उसने यादों के बादल को पकड़ने की कोशिश की। सामने की पहाड़ियां बिल्कुल बारिश में भीगे हुए किसी फकीर की तरह खड़ी दिख रही थी। बॉर्डर पर हलचल बढ़ चुकी थी। प्रति क्षण चौकन्ना रहने का आदेश मिल चुका था। गश्त पर पारी पारी से पखनू की भी ड्यूटी लगी हुई थी। कभी उसे रात में तो कभी उसे दिन में गश्त लगाना होता था। अचानक सीमा पर अनजान कदमों की आहट सुनाई देने लगी, जो कभी रुक कर कभी थम कर धीरे धीरे आ रही थी। पखनू ने सधे कदमों से चौकन्ने नजरों से देखा। वहां कोई नहीं था। ऐसा पिछला 2-3 दिनों से हो रहा था, पर अचानक आज अप्रत्याशित सा घात लगाकर हमला हुआ। पखनू ने अपनी पोजीशन संभाल ली। खंदकों में रहकर ही वार करने का आदेश उसे मिल चुका था, पर शर्त थी कि फायरिंग पहले नहीं करना है। आंखों ही आंखों में पूरी रात कटी। अल सुबह उसने खंदक से बाहर अपनी नजर फेरी तो स्तब्ध रह गया। लाशें बिछी हुई थी, सीमा के इस पार से ज्यादा सीमा के उस पार। युद्ध थम चुका था। वह बदहवास सा खंदक के बाहर ही निकला था कि जाने कहां से तितलियां आ गईं। अवचेतन में तितली छूने के अभ्यास ने उसकी उंगलियों को तितलियों की ओर बढ़ा ही दिया था। तितली को छूने जैसे ही वह खंदक से बाहर निकला, अचानक अप्रत्याशित गोली चल चुकी थी। उफ! धोखा, भीतर घात। पखनू बिना प्राण के सशरीर वापस कांकेर जा रहा था। उसकी देह उसी चट्टान पर रखी गई थी जहां वह घंटों बैठा रहा करता था। जाने दुर्लभ वनस्पतियों का पता बताने वाली सैकड़ों तितलियां कहां से आ गईं। पखनू की देह पर मंडराने लगी। यह देह साधारण देह नहीं, दुर्लभ देह ही थी, जिसका पता भला तितलियों को कैसे नहीं चलता। कांकेर का सारा पहाड़ भीगे हुए फकीर की तरह चट्टानों की पोटली लिए खड़ा हुआ था। दरख्तों की बात ही कुछ और थी। वे पखनों के विछोह की बारिश का फफक फफक कर बाहें फैलाकर आलिंगन कर रहे थे। पत्तों पर भी पानी कुछ पल रुककर फिर जमीन की ओर जा रहे थे। यह कुछ पल का सानिध्य ही था जिसे पृथ्वी भी थके बंजारे की तरह लेना चाह रही थी। आज तितलियां पखनों को छू रही थी। जाने सदियों तक ऐसे दुर्लभ देह का पता मिल भी पाए या नहीं। अजीब शय हैं ये तितलियां, अजीब शय हैं ये तितलियां। उड़ती हैं खुशबू बन सरहद पर, बैठती हैं रंग बन वतन की हथेली पर। तालीम का रिवाज इन्हें नहीं सुहाता, तालीम का रिवाज नहीं सुहाता इन्हें। बारूद की गंध नहीं भाती इन्हें। शख्स नायाब जाने कहां से चुन लेती हैं, शख्स नायाब जाने कहां से चुन लेती हैं। सुहागिनों की चूड़ियों सा सपना बुन लेती हैं, सुहागिनों की चूड़ियों का सपना बुन लेती हैं। अजीब शय हैं ये तितलियां। धन्यवाद।